3 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे। 2 से 3 घंटे के बाद और उस कंडीशन में हम वहाँ से लेके गए, तो वहाँ से SN पारिक के वहाँ लेके गए। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ भी सिलेंडर आंखों के सामने जा रहा है हमारे, नीचे गाड़ी सिलेंडर लोड हो रही है, अनलोड कर रहे हैं वहाँ पर गाड़ी को, तो वहाँ भी मना कर दिया कि हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है, बेड नहीं है। उस बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए हम, सब जगह एक ही कंडीशन है कि मना ही कर दिया हमसे साफ सुथरी बात के बेड ही नहीं है। अब हम क्या करें? आ रहा थक के आके मैं सब रात को भी शाम को एम्बुलेंस वाले ने भी इतना लूटा हमें जिसकी कोई हद नहीं है। हर बात के पैसे लिए एम्बुलेंस के, वो ऑक्सीजन चढ़ा रहे, बस इस चक्कर में मैंने एम्बुलेंस चलवाई। एम्बुलेंस वाले ने भी बात के पैसे लिए हमसे। अब क्या ही करें, हम तो अरे था कि आगे हम तो घर पे आ गए फिर पापा को लेकर। शाम को उन्होंने हमारा आंखों के सामने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी। जागो जनमत के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभी आप जिस बात को सुन रहे थे वो एक ऐसे बेटे की पीड़ा है जिसने अपने पिता को खो दिया। पिता को कोरोना की बीमारी थी, लेकिन उनकी मौत का कारण आप कोरोना को नहीं कह सकते। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना पेशेंट को जब एक बेटा दर दर अस्पतालों में घूमता रहा, भटकता रहा, लेकिन कहीं उसे इलाज नहीं मिला। इस आदमी की मौत का कारण कोई बीमारी नहीं, लापरवाही का मर्ज है। सारे फेल हो चुके सिस्टम ने इस व्यक्ति को 2 घंटे भी अपने अस्पताल में रहने की इजाज़त नहीं दी। नतीजा, परेशान परिजन अब इसको लेकर घर आ गए और घर आने के बाद एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर उसने दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी इंसानों को ही नहीं, इंसानियत को भी खा गई। तो उस दिन उनकी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई पापा की, तो हम सडन लेके बगे उनको 1-1:30 बजे के बीच में। तो यहाँ से जाते ही ऑटो किया, ऑटो करके हम डायरेक्ट मेडिकल पहुँच गए। मेडिकल पहुँचने के बाद में उन्होंने कोई मतलब ऐसे तो पहले आके डॉक्टर ने तो कुछ देखा ही नहीं। वो तो बात करे तो हमसे करे ठीक है, वो ठीक है, बात हमने कर ली उनसे। तो पहले जो सिलेंडर लगाया उसमें 2 या 3 किलो गैस होगी, बस इतनी सी ऑक्सीजन थी खाली लगाया। उसके बाद में चलते रहे, वो ना तो चेक करने आए ना कुछ करने आए। वो भी खुद भी मैं लगा के चेक करूँ उस चीज़ को भी। ये सेचुरेशन भी, ये जो ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये भी मैंने किया, मतलब मैंने मेजर किया वहाँ पर देख के। तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद हम मैं जो मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने खुद उनको बताया, मैंने कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर जाके उन्होंने जब दूसरा ऑक्सीजन लगाया और उसके बाद में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद में वो लगाया, फिर भी मेरे से बार बार कहते रहे कि और निकालो इसको, ऑक्सीजन निकालो, हमारे पास और भी पेशेंट है। ये 62 होती है, ये देखो, ये सेचुरेशन 62 है इसके अंदर, ये 62। अब इस कंडीशन में आदमी को आप भेज रहे हो हॉस्पिटल से, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, आप ऑक्सीजन नहीं लगा रहे। इस कंडीशन में इंसान कहाँ जाएगा बताओ? लोग बाग सब बोलते हैं कि मेडिकल जाओ। अब मेडिकल वाले निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? गरीब आदमी क्या करेगा? मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहले लगाया नहीं गया, जब लगाया गया तो वो खाली निकला। खाली सिलेंडर में भी सेचुरेशन चेक करने के लिए की जिम्मेदारी जो है वो बेटे को दे दी गई। बेटा पल्स ऑक्सीमीटर से लगातार सेचुरेशन चेक करता रहा अपने पिता का, और जब ऑक्सीजन सेचुरेशन 62 तक था, यानी रोगी बिल्कुल मौत की दहलीज पे खड़ा हुआ था, उस वक्त उसके परिजनों को कह दिया गया कि आप अपने परिजन को उठाकर अस्पताल से बाहर चले जाइए, यानी मौत के मुंह में धकेल दीजिए अपने पिता को। बेबस बेटे ने हर अस्पताल, सरकारी, निजी, हर अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां उसके पिता को सांसें देके बचाया जा सके। और आखिरी में जब वो अपने घर ले गए, आप उस परिवार की लाचारगी को, उस बेबसी को समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा। आज हम भले ही चांद पे चले जाने तक के दावे करते हों, लेकिन एक आदमी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सका। कोटा में कोरोना से लड़ने के लिए कमर कस के खड़ा हुआ ये सिस्टम। भारत विकास में भी ले गए, सुधा में ले गए, किसी ने भी इनको एडमिट नहीं किया। लास्ट में फिर हमारे एक पत्रकार साहब जो, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई शिव शक्ति क्लिनिक में ले आऊँ, आपको व्यवस्था हो सकती है। वहाँ भी गए तो वहाँ भी बेड नहीं मिला। 500 रुपये में यहाँ से एम्बुलेंस को ले गए, 500 रुपये फिर वापस को लाया। गरीब आदमी तो 1000 रुपये का तो वो लग गया। अंत में फिर वो एम्बुलेंस वाला में परेशान कर रखा कि इस मरीज को यहाँ उतार दो। हमने कहा कि भैया आज ढूंढने के बाद इसको घर पर पहुँचा दो। तो उसने कहा 600 रुपये देंगे, मैंने 700 रुपये दूँगा, लेकिन इसको घर पर ले जाओ। घर पर लेके इसको ला के ऊपर रख दिया, थोड़ी उधर चला के रखे। इसके बाद अब 1 घंटे बाद उनके तो दम टूट गया सब। ये जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर बिहार का है। एक पिता कोरोना की बीमारी से पीड़ित होकर अपने घर में बैठा हुआ था।
लोगों ने उस बेटे पर दबाव डाला कि तुम किसी तरीके से अपने पिता को अस्पताल पहुंचाओ। बेटे ने पिता को अस्पताल पहुंचाने की जगह सड़क पर छोड़ दिया। हंगामा मच गया, कुछ लोग पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक पिता को अस्पताल में जगह मिलती तब तक उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। सांसें टूटने या सांसें छीन लेने जैसे दर्दीले काव्यात्मक प्रयोग अब अस्पतालों के दैनंदिनी नज़ारों में तब्दील हो चुके हैं। चिकित्सा के नोबल कारोबार में भी निकृष्टता के मापदंड हमें देखने को मिलेंगे, यह सोचना भी कभी मुश्किल था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने कुछ पैसे लेकर ऑक्सीजन का मास्क एक रोगी से हटाकर दूसरे रोगी को लगा दिया। नतीजतन उस रोगी की मौत हो गई। चंद सांसों के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। सांसों के अभाव में अपनों की अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अब तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन से लेकर ईमान तक क्या कुछ है जो बिक नहीं रहा। कोविड जैसी संक्रामक महामारी से मरने वालों के शवों को छूने तक से परिजनों के परहेज की घटनाएं पिछले साल भी हम देख चुके हैं। एक बेटा तो अपनी मां के अंतिम संस्कार से मुकर चुका था, लेकिन अब तो मामला उससे भी एक कदम आगे जा चुका है। दवाइयों की कालाबाजारी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में हमें जीवन के प्रतीक ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड तक की कालाबाजारी और जो लूट देखी है वो न भूतो न भविष्यति। शमशान घाट और कब्रिस्तान में भी अंतिम संस्कार के लिए नंबर लग रहे हैं और जरा सी जल्दी अंत्येष्टि हो जाए इसके लिए लोग रसूखदारों से सिफारिश करवा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे समय में भी वो देवदूत, वो कुछ डॉक्टर हैं जो मौत और रोगी के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। वो पुलिस वाले हैं जो सड़कों पर चलते हुए लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। नेताओं से उम्मीद मत कीजिए, वो पश्चिम बंगाल में 2-2 लाख लोगों की सभाएं कर रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए जागे जनमत के साथ।